तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो मान लो भी कोई एक बॉडी है जो ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। तो सपोज जैसे कोई एक ये बॉडी है भी किसी भी शेप साइज की, एंड सपोज सी इसका सेंटर ऑफ मास है भी। देखो अब तक जो हमने पीछे किया था भी डिस्कशंस, तो यहाँ पे भी हमने सी पॉइंट लिया था जैसे, तो यहाँ पे भी हमने पॉइंट सी लिया था शुरू में। तो यहाँ पे सी पॉइंट कुछ भी हो सकता है भी, इट मे नॉट बी सेंटर ऑफ मास। तो सी पॉइंट बॉडी में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बट अभी जो हम कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली आई एम सेइंग दैट सी इज हियर सेंटर ऑफ मास। तो सी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। बॉडी का टोटल मास मान लो एम में, और सेंटर के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो ICM में, एंड सपोज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको दी हुई है, सपोज VC, और बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो फिर इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमने बताना है। ठीक है, तो उसके लिए भी सपोज दिस बॉडी इज मेड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, M1 M2 M3 अप टू Mn, और हमने यहाँ पे कोई एक ith पार्टिकल ले लिया जिसका मास है Mi, और सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस है मान लो, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है RIC। तो RIC यहाँ पे क्या है अभी, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ith पार्टिकल with respect to center of mass। तो फिर इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या होगी भी, जैसे हमने पीछे किया था भी। तो इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी होगी ये वाली, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था भी। तो नेट वेलोसिटी जैसे किसी पार्टिकल की थी, वेलोसिटी ऑफ C प्लस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C। ठीक है भी, तो इस टेक्निक से यानी वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल with respect to center of mass can be written as velocity of ith particle minus velocity of center। तो फिर यहाँ से जो नेट वेलोसिटी आएगी ith पार्टिकल की, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ C प्लस वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू C। और फिर
अगर हम पहले ये जो ith पार्टिकल है अभी, अगर हम पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमें पता लग गई है, then kinetic energy of this ith particle will be half mi vi square. तो इस पार्टिकल का मास mi है और वेलोसिटी vi है, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और फिर इसका सम कर दें अगर पूरी बॉडी पे, तो फिर ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी। ठीक है भी। अब इसको हमने आगे सिंप्लीफाई करना है अभी, और ये vi की वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर दो vi की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो जो VIC है वो कितना होगा अभी, तो VIC है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और वो वेलोसिटी इस तरफ होगी भी, इसके परपेंडिकुलर। और इसकी वैल्यू होगी ओमेगा इंटू RIC। तो VIC की वैल्यू होगी ओमेगा इंटू RIC, और वेक्टर फॉर्म में ये होती है भी VIC इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, तो फिर हो जाएगी ओमेगा क्रॉस RIC। अब ये अगर VI की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो जैसे हमने वेक्टर में किया था भी, मान लो जैसे कोई वेक्टर होता है अगर R इक्वल टू A प्लस B, तो फिर जो R स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B। तो R स्क्वायर की ये वैल्यू होती है अभी। ठीक है, ये हमने वेक्टर में किया हुआ है। तो सेम तरीके से VI स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी, तो VI स्क्वायर हो जाएगा VC स्क्वायर प्लस VIC स्क्वायर प्लस 2VC डॉट VIC। अभी यहाँ तक समझ आ गई आपको भी? अच्छा, अभी एक चीज और देखो, जो ICM है यहाँ पे, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो जो ये ith पार्टिकल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा mi इंटू RIC का स्क्वायर, और इसका समेशन कर देंगे तो ये पूरी बॉडी का आ जाएगा भी। तो दिस विल बिकम ICM। ठीक है भी। तो अब यहाँ पे हाँ जी, अगर इन तीनों टर्म्स को अलग अलग कर लो तो क्या आ जाएगा भी, ये तो ये आ जाएगा समेशन हाफ mi VC स्क्वायर प्लस समेशन हाफ mi VIC स्क्वायर, और ये इसमें इसमें 2 तो कट जाएगा भी 2 से, तो समेशन mi VC डॉट VIC। और जो भी समेशन mi है
ये टोटल मास हो जाएगा भी बॉडी का। तो देखो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उनको हम समेशन से बाहर ले सकते हैं, जैसे हाफ और वीसी, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है, हर एक पार्टिकल के लिए सेम है, तो इनको बाहर ले लो। और यहाँ पे वी आई सी की ये वैल्यू पुट कर दोगी। तो वी आई सी की वैल्यू है ये आर आई सी इंटू ओमेगा, तो आर आई सी का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें हाफ और ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। ठीक है भी। और इसमें से वीसी बाहर आ जाएगा। वीसी सबके लिए सेम है, तो वीसी डॉट समेशन एम आई वी आई सी। अब देखो जो समेशन एम आई है वो बन जाएगा टोटल मास, और ये समेशन एम आई आर आई सी का स्क्वायर, ये बन गया आई सी एम। और इसकी वैल्यू जीरो होती है अभी, तो ये जीरो हो गया, तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया। नाउ लेट्स सी इसकी वैल्यू जीरो कैसे हुई थी। अभी अब इसकी वैल्यू जीरो कैसे हुई। तो जैसे मान लो अगर हमने भी जो ये समेशन एम आई वी आई सी है, बेसिकली ये क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी m1v1 प्लस m2v2 अप टू mnvn अपॉन टोटल मास। और जो ये क्वांटिटी है अभी m1v1 प्लस m2v2, इसको लिख सकते हैं समेशन एम आई वी आई अपॉन टोटल मास। अब जो ये क्वांटिटी है अभी, इसको हम लिख सकते हैं एम आई, और जो वी आई सी है दैट इज बेसिकली वी आई माइनस वी सी। इन दोनों को अलग अलग कर लो तो ये आ जाएगा समेशन एम आई वी आई माइनस समेशन एम आई वी सी। अब जो समेशन एम आई वी आई है यानी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू वी सी, और जो समेशन एम आई है ये m के बराबर है, तो m इंटू वी सी, तो कट के क्या हो गया अभी, ये जीरो हो जाएगा ये। ठीक है भी। हाँ भी समझ आ गई ये चीज। तो बेसिकली जो ये समेशन एम आई वी आई सी अपॉन m, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। So this is basically velocity of center of mass with respect to center of mass.
क्योंकि ये सारी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है। तो दिस बिकम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और भाई किसी की वेलोसिटी खुद के रिस्पेक्ट में तो जीरो ही होती है, तो फिर जो समेशन एम आई वी आई सी है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं भी स्ट्रेट अवे दैट समेशन एम आई वी आई सी इज जीरो। तो फाइनली ये फार्मूला आ जाएगा भी हमारे पास। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप ऐसे याद रख सकते हो भी, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये तो होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर, ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर ये होगी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। So this you can say kinetic energy of center of mass, and this you can say kinetic energy with respect to center of mass. और दोनों का सम कर दिया तो ये आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अभी इसके अलावा देखो, हमने लास्ट टाइम ये भी किया था कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो इस बॉडी का जो आईसीआर यानी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है वो मान लो कहीं यहाँ पे है, डिस्टेंस से आर नोट पे सपोज, एंड फॉर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन वी सी इक्वल टू ओमेगा आर नोट के बराबर होता है भी। ठीक है, ये जो हमने लास्ट टाइम किया था भी। मतलब वी सी इक्वल टू ओमेगा आर नोट फॉर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। So this is point Q suppose. Now what is the moment of inertia about point Q? Apply parallel axis theorem. तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू आर नोट का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर जैसे हमने ये फार्मूला निकाला भी, तो यहाँ पे अगर VC की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा आर नोट, अच्छा अगर VC की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ओमेगा इंटू आर नोट, तो फिर यहाँ से के ही आ जाएगी हाफ एम, तो VC की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा आर नोट, तो आएगा ओमेगा स्क्वायर आर नोट स्क्वायर, और अब हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एम आर नोट स्क्वायर प्लस आई सी एम एंड आई सी एम प्लस एम आर नोट स्क्वायर, this becomes equal to IQ. So this formula becomes half IQ into omega square. ठीक है,
तो देखो हमने जो ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था, जो ये वाला फार्मूला था, जो इसमें हाफ एम वी सी स्क्वायर है, इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, and this is kinetic energy due to rotational motion. ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो बॉडी में केवल ट्रांसलेशनल मोशन होती, जैसे ये बॉडी है मान लो, अगर बॉडी केवल ट्रांसलेट कर रही होती, ऐसे ट्रांसलेट ही कर रही होती बस, तो फिर बॉडी में केवल ये वाली काइनेटिक एनर्जी होती, हाफ एम वी सी स्क्वायर। और बॉडी अगर केवल रोटेट कर रही होती ऐसे ऐसे, तो फिर बॉडी में केवल ये वाली एनर्जी होती, हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। अब अगर बॉडी दोनों ही काम कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, then it will possess both types of kinetic energies. So this is due to translational motion and this is due to rotational motion. तो इस तरह से आपको याद रखना आसान है भी, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जब निकालोगे तो यहाँ पे VC यानी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की आएगी, और जब रोटेशनल मोशन की वजह से निकालोगे तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आएगा, ठीक है भी। लेकिन अगर हम जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है भी, अगर इसके अबाउट देखें, इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन है भी, से विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो अगर हम इसके अबाउट से निकालेंगे तो यहाँ केवल रोटेशन की आएगी, एंड दैट इज हाफ आई क्यू ओमेगा स्क्वायर। तो व्हेन यू टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट instantaneous center of rotation, then no need to take separately kinetic energy due to translational motion. तो इसी में दोनों आ जाएंगी, इसी में पूरी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट क्यू के अबाउट हम इसको एक प्योर रोटेशन मान सकते हैं इस करके, ठीक है जी। यानी पॉइंट क्यू के अबाउट यहाँ पर केवल रोटेशनल मोशन है बस, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, केवल रोटेशनल मोशन है। तो सीधा फार्मूला आ जाएगा हाफ आई अबाउट क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अभी यहाँ तक समझ आ गई भी आपको ये। तो अभी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसको निकालने के दो मेथड हैं, या तो ट्रांसलेशन की अलग से निकालो और रोटेशन की अलग से निकालो। जब रोटेशन की अलग से निकालोगे तो उसमें फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की आएगी। या फिर इकट्ठा एक ही बार में निकाल सकते हैं, उसमें फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है भी। तो इस पर एग्जांपल लेते हैं भी हमें, जैसे जैसे मान लो कि ये रोड है भी, जैसे मान लो हमने इसको इसके लोवेस्ट पॉइंट पे हिंज कर दिया, मास m लेंथ l, तो व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसको फिर एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा रहे हैं सपोज, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोड। तो इसमें क्योंकि हमने इसको यहाँ पे हिंज किया हुआ है, तो पॉइंट ए इटसेल्फ विल बिकम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी हाफ आई अबाउट ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। और इसमें आई अबाउट ए होता है भी ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा ये ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 6।
या फिर दूसरा मेथड ये है भी, अप्लाई दिस फॉर्मूला के इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू ये डिस्टेंस L/2, तो VC की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू L/2, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। तो इसको सॉल्व करके भी ये सेम आंसर आएगा भी mL² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है भी। इसके बाद भी हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोलिंग बॉडीज। तो मान लो जैसे कोई एक ये बॉडी रोल कर रही है अभी, दिस बॉडी कैन बी रिंग, डिस्क, स्फीयर, इट कैन बी एनी बॉडी, एंड सपोज इट इज रोलिंग प्योरली। तो प्योर रोलिंग है सपोज, इसके सेंटर की वेलोसिटी मान लो VC, V मान लो, और एंगुलर स्पीड ओमेगा, रेडियस R, बॉडी का मास मान लो M, और सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, अच्छा प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन होती है V इक्वल टू ओमेगा R। तो फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशन मोशन की वजह से हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो दिस हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, and this half I omega square is kinetic energy due to rotational motion. अब I डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट होगा भी, जैसे तो अगर हम बात करें रिंग की, अगर मान लो रिंग है ये, तो रिंग के लिए I आ जाएगा mr²। तो फिर अगर यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दें mr², तो फिर के ऑफ रोटेशन आ जाएगी हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर, और R² ओमेगा स्क्वायर ये V² के बराबर हो जाएगा। और के ऑफ ट्रांसलेशन भी हाफ एम वी स्क्वायर है, और के ऑफ रोटेशन भी हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है भी। तो यानी यहाँ पे 50% एनर्जी ट्रांसलेशन की होगी और 50% एनर्जी रोटेशन की होगी, और टोटल जो एनर्जी होगी रिंग की, दोनों का सम कर दिया तो ये आ जाएगा mv²। ठीक है। इसके बाद ऐसे ही अगर डिस्क की बात करें, तो फॉर डिस्क आई होता है भी हाफ mr²। तो अगर आई को यहाँ पुट करो हाफ mr², तो फिर के ऑफ रोटेशनल मोशन आएगी, तो ये 1/4 हो जाएगा भी, हाफ mr², और हाफ यहाँ पे भी है, तो ये 1/4 हो जाएगा, और ओमेगा² R² V² के बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 mv²। और फिर जो टोटल के आएगी वो दोनों का सम कर दो भी, के ऑफ ट्रांसलेशन प्लस के ऑफ रोटेशन, तो दोनों का सम आ जाएगा 3/4 mv²। ठीक है।
तो ऐसे ही आप बाकी बॉडीज का भी निकाल सकते हो, जैसे होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। तो फॉर होलो स्फीयर आई की वैल्यू होती है 2/3 mr²। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करोगे तो के ई ऑफ रोटेशन आ जाएगी 1/3 mv²। और फिर टोटल आ जाएगी ½ mv² प्लस 1/3 mv²। तो आएगी 5/6 mv²। ठीक है जी। एंड सिमिलरली फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर आई की वैल्यू होती है भी 2/5 mr²। और के ई ऑफ रोटेशन आ जाएगी फिर, तो आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगी 1/5 mv²। और टोटल आ जाएगी दोनों का सम, के ई ऑफ ट्रांसलेशन प्लस के ई ऑफ रोटेशन, तो ये आएगी 7/10 mv²। ठीक है भी। तो भी समझ आ गई है सबको। इसके अलावा भी अगर आपने ये निकालना है कि कितना परसेंट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और कितना परसेंट रोटेशनल है, तो परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल की कितनी होगी भी, तो वो हो जाएगी ट्रांसलेशनल के अपॉन टोटल के इंटू 100। और ऐसे ही परसेंटेज ऑफ रोटेशनल के निकालनी है, तो वो हो जाएगी के ई ऑफ रोटेशनल अपॉन टोटल के इंटू 100। तो जैसे ये क्वेश्चन है भी, ये आप इस ये क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये इस बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है भी। स्फेरिकल बॉल, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये बॉल हॉलो है या सॉलिड है। अगर मेंशन ना हो तो फिर उसको आप सॉलिड मान के चलोगे, चाहे जैसे कई बार सिलेंडर दिया हो या बॉल दी हो, अगर मेंशन ना हो कि वो हॉलो या सॉलिड है तो फिर आप उसे सॉलिड मान के चलोगे। ठीक है भी। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो भी। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है, एक ये क्वेश्चन देखो जरा भी। मान लो कोई एक ये रोलिंग बॉडी है, जो ग्राउंड पे रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, यानी प्योर रोलिंग है भी। तो भी प्योर रोलिंग में v इक्वल टू ओमेगा आर होता है किसी टाइम पे, और a इक्वल टू एल्फा आर होता है किसी टाइम पे। मान लो ये कोई बॉडी है, इसका मास है m, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, और इसकी रेडियस है मान लो r। एंड सपोज इसके सेंटर पे हम एक फोर्स लगाते हैं अभी, एंड द बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो फिर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी भी इसकी, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो ये हमने बताना है। मान लो डिस्क है, जैसे कोई डिस्क है मान लो ये, तो फॉर डिस्क आई की वैल्यू हो जाएगी ½ mr²। हाँ जी, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो ये कैसे निकालेंगे।
तो देखो भी, तो मान लो जब हमने फोर्स लगाया, सो दिस बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग। सपोज सेंटर की एक्सेलरेशन ए है और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा है मान लो। तो इन क्वेश्चंस में देखो बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है। तो ट्रांसलेशन के लिए हम ये इक्वेशन लगाते हैं, F इक्वल टू एम में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन होती है सेंटर ऑफ मास की, और रोटेशन के लिए इक्वेशन लग जाएगी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो ये दो इक्वेशन इसमें हम लगाते हैं। तो जब ये बॉडी रोल करेगी भी, तो यहाँ नीचे फ्रिक्शन भी आएगा। तो मान लो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है पीछे की तरफ, से एफ एस। ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा भी अगर बॉडी प्योरली रोल करती है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था भी। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक होता है। इसके अलावा बाकी इस पे इसका वेट लगेगा नीचे, और इस पे नॉर्मल फोर्स आएगा। ठीक है, so these are the forces that will act on this body. Now apply this equation, net force equal to mass into ACM। तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस एफ एस। एफ आगे लग रहा है और एफ एस पीछे लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F माइनस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हमने एज्यूम करी है ये सेंटर ऑफ मास की ही है, तो इंटू ए। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसके बाद इक्वेशन लिखो भी टॉर्क की। तो लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर, यानी टॉर्क अबाउट सेंटर इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर इंटू एल्फा। तो आप ये इक्वेशन जिस पॉइंट के अबाउट लिखोगे तो फिर टॉर्क भी उसी पॉइंट के अबाउट होगा और आई भी उसी पॉइंट के अबाउट होगा। तो अभी टॉर्क अबाउट सी देखो अब कितना होगा। अब यहाँ पे जो चार फोर्स हमने दिखाए हैं अभी, एफ, एफ एस, एम जी और एन, इन चार में से तीन फोर्स तो सेंटर से ही पास कर रहे हैं अभी। तो कौन कौन से फोर्स सेंटर से पास कर रहे हैं, एक तो जैसे एफ हो गया, एम जी हो गया और नॉर्मल हो गया। ये तीन फोर्स तो सेंटर से ही पास कर रहे हैं, तो इनका टॉर्क जीरो हो जाएगा सेंटर के अबाउट। फिर बचा फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा सेंटर के अबाउट एफ एस इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आर के बराबर है। तो टॉर्क आ जाएगा एफ एस इंटू आर, और ये टॉर्क आएगा ऐसे भी क्लॉकवाइज, इक्वल टू आई अबाउट सी जो कि आई दिया हुआ है हमको, इंटू एल्फा। एल्फा भी क्लॉकवाइज है भी, तो फिर ये इक्वेशन आ जाएगी। और अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी ए अपॉन आर। तो अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दो ए अपॉन आर। और फिर इस आर को भी नीचे ले जाओ अगर, तो एफ एस आ जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। और फिर एफ एस की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे भी, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसको उधर ले जाओ आई ए अपॉन आर स्क्वायर को, तो उसमें से ए कॉमन निकाल लो।
तो यहाँ से भी ए की वैल्यू आ जाएगी एफ अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। और फिर अगर ये डिस्क है तो डिस्क के लिए आई की वैल्यू पुट कर दो हाफ एम आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हाफ एम। तो आपका आंसर आ जाएगा 2f अपॉन 3m। ठीक है भी। तो अभी ये हमारे पास है कि ये जनरल फार्मूला आ गया एक तरह से ना, ये वाला। इसमें अब जो भी बॉडी होगी उसका आई यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा भी। ठीक है, अगर मान लो रिंग है तो रिंग के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर। और अगर ये स्फीयर है तो 2/3 mr स्क्वायर या 2/5 mr स्क्वायर। तो बस आई की वैल्यू यहाँ पुट करते जाओगे तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन आती जाएगी। इसके अलावा भी अगर हमने फ्रिक्शन निकालना है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फिर जो ए की वैल्यू आई है ये ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो उससे फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी इसके अलावा आप टॉर्क की इक्वेशन जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है से पॉइंट ए, तो पॉइंट ए होता है अभी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो फिर आप टॉर्क की इक्वेशन पॉइंट ए के अबाउट भी लिख सकते हो। अगर आप टॉर्क की इक्वेशन पॉइंट ए के अबाउट लिखो यानी टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू, तो फिर आई भी ए के अबाउट ही आएगा। अब ए के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो केवल इस वाले फोर्स का आएगा भी, क्योंकि बाकी तीनों फोर्स पॉइंट ए से ही पास कर रहे हैं। तब टॉर्क केवल इस वाले फोर्स का आएगा, क्योंकि ये फोर्स अब ए से पास नहीं कर रहा। तो इसका टॉर्क आ जाएगा एफ इंटू आर, और ये टॉर्क होगा क्लॉकवाइज इक्वल टू आई अबाउट ए, और आई अबाउट ए हो जाएगा आई अबाउट सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और अल्फा की वैल्यू ए अपॉन आर। तो यहाँ से भी जो ए का आंसर आएगा भी निकल के, तो ये सेम आंसर आ जाएगा भी। चेक करो जरा भी। इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये फोर्स हम सेंटर पे ना लगा के थोड़ा ऊपर या नीचे लगाएं तब क्या होगा भी। अगेन मान लो ये बॉडी है, कोई भी बॉडी है, इट कैन बी रिंग डिस्क, कुछ भी हो सकता है भी। इसका मास m, सेंटर के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, रेडियस r, एंड नो स्लिपिंग। अब फोर्स हम सपोज यहाँ पे लगा रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ x अबव सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस x पे। तो आपने बताना भी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ग्राउंड पे, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बॉडी पे, वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो आपने बतानी है। तो चलो जूम कर लेते हैं कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा पीछे की तरफ, और अगर ये प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन फोर्स होगा स्टैटिक। सेंटर की एक्सेलरेशन है मान लो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो फॉर प्योर रोलिंग ए इक्वल टू अल्फा आर। तो वही दो इक्वेशन लिखो जैसे पहले लिखी थी भी। बाकी एम जी और नॉर्मल तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है वैसे।
तो पहले इक्वेशन लिखो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स अभी भी आएगा F माइनस एफ एस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और टॉर्क की इक्वेशन अगर सेंटर के अबाउट लिखें तो सेंटर के अबाउट अब ये दोनों फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, एफ बी और एफ एस बी। तो एफ का टॉर्क आ जाएगा एफ इंटू एक्स, ये टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, और एफ एस का टॉर्क आएगा एफ एस इंटू आर, और ये टॉर्क भी आएगा क्लॉकवाइज, तो दोनों ऐड हो जाएंगे इक्वल टू आई अल्फा, एंड अल्फा इज आल्सो क्लॉकवाइज। और अल्फा की वैल्यू ए अपॉन आर हो जाएगी प्योर रोलिंग के लिए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो भी आपस में, 2/1 कर दो अगर, तो ए कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करके एफ एस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा अभी 2/1 करोगे तो आई अपॉन एम आर, ए कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से भी सॉल्व करके एफ एस की वैल्यू आ जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है भी अब, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0। हाँ जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0। तो अगर एफ एस को 0 पुट कर दें तो फिर यानी ये चीज 0 हो जाएगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये आई माइनस एम आर एक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है भी। तो अगर फ्रिक्शन को 0 पुट करना है अभी तो यहाँ से आ जाएगा आई माइनस एम आर एक्स 0, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा आई अपॉन एम आर। तो अगर इतने डिस्टेंस पे फोर्स लगाते हैं तो फिर हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्क है तो फॉर डिस्क आई इज हाफ एम आर स्क्वायर, तो आई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी r/2। यानी सेंटर से अगर r/2 के डिस्टेंस पे फोर्स लगाओगे तो फिर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 0 होगा। तो देखो ये हमने
ये बात हमने पिछली बार बोली थी कि जब प्योर रोलिंग होती है तो प्योर रोलिंग में या तो फ्रिक्शन फोर्स लगता नहीं है या फिर लगेगा तो स्टैटिक होएगा। ठीक है जी। दैट डिपेंड्स ऑन दी अदर फोर्सेस कि बॉडी पे और क्या क्या फोर्स, किस किस पॉइंट पे क्या फोर्स लग रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करेगा। सो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन अगर होगा तो स्टैटिक होगा, या फिर हो सकता है कि फ्रिक्शन ना हो। ठीक है। अच्छा, अभी इसके अलावा अगर मान लो एक्स की वैल्यू अगर आई अपॉन एम आर से कम है, इफ एक्स इज लेस देन आई अपॉन एम आर, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव का मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम करी है वो डायरेक्शन सही है। सो फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर मान लो एक्स की वैल्यू आई अपॉन एम आर से ज्यादा है, फिर फ्रिक्शन नेगेटिव आ जाएगा भी, फिर एफ एस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, फिर एफ एस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और एफ एस नेगेटिव आने का मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम करी है फ्रिक्शन की, तो उसके अपोजिट हो जाएगी। तो हमने अज्यूम करी है पीछे की तरफ, बट ये फ्रिक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट, यानी आगे की तरफ। सो फ्रिक्शन एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भी। तो अभी ये समझ आ गया आपको भी। तो देखो, डिपेंडिंग ऑन कि भी फोर्स हम कहाँ पे लगा रहे हैं, सेंटर के कितना ऊपर या नीचे लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी यहाँ चेंज हो सकती है। फ्रिक्शन आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। हाँ, लेकिन अगर फोर्स हम सेंटर पे लगाएंगे तो सेंटर के लिए तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और एक्स अगर जीरो है फिर तो फ्रिक्शन पॉजिटिव आएगा, यानी फिर तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा। तो अगर फोर्स हम सेंटर पे लगा रहे हैं फिर तो डेफिनेट है कि फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा। बट अगर फोर्स सेंटर के ऊपर किसी पॉइंट पे लगाएंगे तो फिर किसी पॉइंट के लिए फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आगे की तरफ भी लग सकता है। ठीक है भी। तो अभी एक ये क्वेश्चन है 22, ये आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 22 आप ट्राई कर लेना। ठीक है। इसके बाद भी अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखो, अगर ये फ्रिक्शन ना हो यहाँ पे, जैसे हमने ये किया था, अगर फ्रिक्शन ना हो यहाँ पे तो बेसिकली फ्रिक्शन यहाँ पे रोलिंग में हेल्प करता है अभी, बिकॉज फ्रिक्शन प्रोवाइड्स टॉर्क जैसे ही। ठीक है। तो अब ये अब लास्ट पॉइंट अभी हमारा थ्योरी का, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन।
तो मान लो भैया कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है ये, एंगल थीटा का हाइट h, और जो इंक्लाइंड सरफेस है इसकी लेंथ है मान लो l। तो फिर यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा h अपॉन l, यानी h की वैल्यू होगी l साइन थीटा। और सपोज अभी हमने यहाँ से एक रोलिंग बॉडी को, एक बॉडी को यहाँ से रख के छोड़ दिया, इसके बिल्कुल टॉप पॉइंट पे रख के छोड़ दिया हमने, so that this body comes down rolling without slipping, रेडियस r मान लो इसकी, मास m, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, एंड अज्यूम नो स्लिपिंग। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी भी इसकी, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस, ये हमने निकालना है। तो मान लो इसकी एक्सेलरेशन है a, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है अगर, देन फॉर प्योर रोलिंग a इक्वल टू अल्फा r। अब इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे भी, एक तो इस तरफ आएगा mg साइन थीटा, इस तरफ mg cos थीटा, इस तरफ नॉर्मल, और इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स। तो जैसे हमने पहले इक्वेशन लिखी थी भाई, अगर भाई अब यहाँ पे इक्वेशन लिखो F इक्वल टू एम में, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। So that should be mass into acceleration of center of mass. और टॉर्क की इक्वेशन लिखो अगर सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो केवल फ्रिक्शन का आएगा, क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस तो सेंटर से ही पास कर रहे हैं। और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा एफ एस इंटू आर, ये टॉर्क आएगा भी एंटी क्लॉकवाइज, और अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क होगा एफ एस इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा की वैल्यू ए अपॉन आर हो जाएगी। और फिर अगर आर को नीचे ले जाओ, और फिर एफ एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर जो हमने प्रोसेस पहले की थी वही बिल्कुल सेम वही है, एफ एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर सॉल्व करके ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से भी एक्सेलरेशन आ जाएगी एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। अगर ऊपर नीचे एम से डिवाइड कर दो तो फ्री आ जाएगा। अभी ऊपर नीचे एम से डिवाइड कर दो तो फ्री आ जाएगा। ठीक है भी।
इसके अलावा भी आई का एक फार्मूला ये भी होता है, एम के स्क्वायर, वेयर के इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो भी एम के स्क्वायर, तो एम एम कट जाएगा, तो फिर एक फार्मूला ये भी आ जाता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज एक्सेलरेशन। तो जैसे ये क्वेश्चन है अभी 47, an inclined plane makes an angle of 30 degree, a solid sphere rolling down this inclined plane has acceleration equal to what? तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो 30 डिग्री, और सॉलिड स्फीयर है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2/5 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पुट करना जरा भी एक बार क्या आंसर आते हैं। थीटा को पुट करो 30 डिग्री और आई को पुट करो 2/5 एम आर स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा जरा बताओ भी। तो अभी इसका आंसर आ जाएगा डी, 5g/14। ठीक है, इसके बाद अभी अगर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करो तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी आ जाएगी, तो आएगा आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। तो ए की चलो ये वाली वैल्यू पुट कर दो, इसमें आर स्क्वायर अगर नीचे एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा भी, और फिर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिर इस वाले आई को नीचे ले आओ तो फिर ये आ जाएगा भी। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन देखो भी। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आपने म्यू की वैल्यू बतानी है कम से कम कितनी होनी चाहिए कि स्लिपिंग ना हो, एंड इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो क्वेश्चन है भी फाइंड म्यू मिनिमम सो दैट बॉडी डज नॉट स्लिप एंड रोल्स प्योरली। ठीक है भी, तो देखो जो नो स्लिपिंग कंडीशन होती है वो क्या होती है भी, ये हम पहले कर चुके हैं जैसे। तो नो स्लिपिंग कंडीशन होती है कि एफ एस की वैल्यू एफ एल से कम होनी चाहिए। तो एफ एस तो हमारे पास आ गया अभी, और एफ एल होता है म्यू इंटू एन। यहाँ पे एन की वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा। तो फिर एफ एल हो जाएगा म्यू इंटू एन, यानी म्यू एम जी कॉस थीटा। ये कॉस थीटा आएगा यहाँ पे।
तो अगर यहाँ पे रख दो भी, तो ये एफ एस की वैल्यू रख दो यहाँ पे, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एल, और एफ एल की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा भी म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉस को उधर ले जाओ, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। तो फिर म्यू की वैल्यू इतनी या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। सो म्यू मिनिमम इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 ये करना जरा अभी। क्वेश्चन नंबर 48, अब ये फार्मूला नोट कर लिया अभी, ये वाला फार्मूला। तो म्यू मिनिमम टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। अप्लाई दिस फार्मूला, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2/5 एम आर स्क्वायर। तो बताओ अभी क्या आंसर आएगा। तो ठीक है भी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करके 2/5 एम आर स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाता है ए। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये लास्ट पॉइंट है इसका। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी व्हेन इट रीचेस बॉटम। तो बॉटम पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी क्या होगी भी, ये हमने बताना है भी। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर व्हेन इट रीचेस बॉटम। मान लो शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 थी, हमने इसको रेस्ट से छोड़ा था। सो दैट्स वेरी इजी, अप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एल हो जाएगा इसका। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है, तो वेलोसिटी हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अप्लाई दिस फार्मूला, तो यू 0 है अभी, और डिस्प्लेसमेंट एल के बराबर है, तो वी आ जाएगा अंडर रूट 2al। फिर ए की वैल्यू पुट कर दो भी, तो आ जाएगा 2g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू एल। और फिर जो एल साइन थीटा है वो एच के बराबर है, तो एल साइन थीटा को पुट कर दो एच के बराबर, तो आ जाएगा अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा भी इसके अलावा वेलोसिटी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क 0 होता है भी, क्योंकि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी तो हमेशा 0 होती है भी, बिकॉज बॉटम मोस्ट पॉइंट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो जिसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो फिर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे 0 होता है। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन फोर्स लग भी रहा है तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इस पॉइंट का 0 है, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो फिर वर्क भी 0 हो जाएगा। ठीक है भी, तो जब रोलिंग मोशन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है भी,
तो स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डू एनी वर्क, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा इससे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट डू एनी वर्क। तो सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मान लो जब ये बॉडी रोल करती हुई नीचे पहुंची तो इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, तो फिर यहाँ पे जब ये बॉडी टॉप पे थी और जब बॉडी नीचे आई तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, सो दैट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बॉटम पे जब पहुंचेगी तो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशन की होगी हाफ mv² और रोटेशन की हाफ आई ओमेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mgh। तो ऊपर से नीचे आने में जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर होता है भी, तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो v अपॉन आर। ये हाफ को तो उधर ले जाओ, और फिर यहाँ से सॉल्व करके v का आपका ये सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी, समझ आ गई सबको भी ये? यस सर। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 49 है तो ये आप कर सकते हो। A solid cylinder of mass m and radius r rolls down inclined plane of height h. The speed of its center when it reaches the bottom. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो भी, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो सॉलिड सिलेंडर है तो आई इसका होता है भी हाफ mr² और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा v² अपॉन r² इक्वल टू mgh। कट गया, r² कट गया, तो यहाँ पे आएगा ये 3/4 v² इक्वल टू gh। तो v आ जाएगा √4 gh अपॉन 3। तो इसका बी आंसर आ जाएगा भी। ठीक है, समझ आ गई भी? अब ये हमारी थ्योरीज की खत्म हो गई है रोटेशन की। बाकी जो बचा है वो एडवांस जब करेंगे तब होगा भी, एडवांस का भी कुछ पोर्शन इसमें अभी थ्योरी में रहते हैं, बट वो जब एडवांस लेवल करेंगे तब करेंगे उसको भी। ठीक है, तो नाउ यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस। अब स्टार्टिंग से लेके भी अप टू पेज नंबर 20, तो ये आपने करना है भी। अब उसके बाद ये एडवांस का है भी, ये वाला पार्ट हम जब एडवांस लेवल करेंगे तब करेंगे। तो अभी आपने पेज नंबर 20 तक करना है भी अभी आपने। ठीक है भी, तो अगले क्लास में हम इसमें से न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो ट्राई टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस बाय नेक्स्ट क्लास।
एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन ये है कि ये डिस्क है मास 5 kg की, और इसका रेडियस भी आपको दिया हुआ है। रेडियस इज 50 सेंटीमीटर। तो इस पे हमने सेंटर पे फोर्स लगा के इस डिस्क को हमने इस स्टेप के ऊपर चढ़ाना है अभी, टू मेक द डिस्क टू क्लाइम द स्टेप। तो कितना फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा कि ये इसके ऊपर चढ़ जाए? हाँ जी। और मान लो कि यहाँ पे स्लिप नहीं कर सकती है, अज्यूम करके चलोगे भी कि पॉइंट ए पे कोई स्लिपिंग नहीं हो सकती, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट so that disk does not slip at point A. तो no slipping at point A. हाँ जी। चलो भाई, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ पहले इसमें, फिर ट्राई करना। तो इसको हमने करना है टॉर्क से। देखो एफ ऐसे लगा रहे हैं, इसका वेट mg नीचे लगेगा, और मान लो जब ये डिस्क ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर देगी, तो फिर यहाँ तो कोई कॉन्टैक्ट रहेगा नहीं, तो यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट फोर्स से नॉर्मल फोर्स वगैरह जीरो हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट होगा पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे कुछ नॉर्मल या फ्रिक्शन जो भी लगेगा वो आप लगा सकते हो। तो उसमें अब कंसेप्ट ये है कि भाई देखो, जो पॉइंट ए है उसके अबाउट जो ये फोर्स एफ है उसका टॉर्क आएगा इस तरफ, जो जो डिस्क को ऊपर ले जाना चाहेगा, लेकिन जो एम जी है उसका टॉर्क आएगा इस तरफ, जो डिस्क को ऊपर जाने से रोकेगा। तो जब एफ का टॉर्क एम जी के टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा पॉइंट ए के अबाउट, देन डिस्क विल क्लाइंब अप। ठीक है जी। तो जब एफ का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा भी, तो मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी मान लो, तो एफ का टॉर्क आएगा पॉइंट ए के अबाउट इस तरफ, जो डिस्क को ऊपर लेके जाना चाहेगा, और वो टॉर्क आएगा एफ इंटू ए बी, डिस्टेंस ए बी। और एम जी का टॉर्क आएगा ए के अबाउट एम जी इंटू ये वाली डिस्टेंस। मान लो ये पॉइंट है डी, और एम जी का टॉर्क इसको ऊपर जाने से रोकेगा, उसका टॉर्क आएगा उल्टी तरफ, और एम जी का टॉर्क आएगा एम जी इंटू डिस्टेंस ए डी। और जब एफ का टॉर्क बड़ा हो जाएगा तो फिर ये ऊपर क्लाइंब कर जाएगा। ठीक है भी? जी आप कर लोगे इसको भी? यस सर। तो जस्ट ऊपर चढ़ाने के लिए इन दोनों को जस्ट इक्वल कर दो भी। नाउ फाइंड डिस्टेंसेस ए बी एंड ए डी, और यहाँ पे रख के आ जाएगा भी आंसर। जैसे ये डिस्टेंस तो होगी, ए बी तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि ये 25 है, टोटल 50 है, तो फिर ए बी कितनी आ जाएगी? तो ए बी आ जाएगी 50 माइनस 25। तो फिर ये डिस्टेंस भी 25 होगी,
ये 50 होगी, रेडियस है ये ओ ए, फिर पाइथागोरस से एडी आ जाएगी, और एडी की वैल्यू होगी √50² -25², तो ये 25√3 आ जाएगी, और फिर यहाँ पुट करके आंसर आ जाएगा। कर लोगे भी इसको? यस सर। mg 50 आएगा, 50 न्यूटन, तो एफ आ जाएगा 50 × √3, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भी। चलो ठीक है, अभी फिर आज इतना ही करते हैं।